हेलो डियर, आप देख रहे हैं स्टडी विद नम्रता पांडे। मैं हूं आपके साथ नम्रता पांडे। आज जो है आपका जलाशय यानी कि झील शुरू हुआ। नदी भी जलाशय है, झील भी जलाशय है। जलाशय जहां जल का आशय है, तो नदियों के बारे में आपने पढ़ लिया था। और आखिरी था आपका कावेरी नदी, जिसमें कि मैंने आखिरी में एक प्रश्न किया था, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है। इस प्रश्न का उत्तर कई कैंडिडेट ने दिया था। और आज जो आपका है ये शुरू हो गया है झील, तो इसको देखते हैं। ये आपके इस अध्याय का अपवाह स्वरूप जो है, ये इसका तीसरा क्लास है। कोशिश करेंगे इसी क्लास में इसको पूरा कंप्लीट करने का। और प्रश्नावली का जो भी क्वेश्चन आंसर है उसको मैं बिल्कुल छोड़ रही हूँ, किसी एक वीडियो में सिर्फ प्रश्नावली को ही कंप्लीट कर देंगे। तो ये आपका पहला प्रश्न यहाँ से बनता है, वूलर और डल झील कहाँ स्थित है? कश्मीर में। सांवर झील कहाँ स्थित है? राजस्थान में। कांवर पक्षी विहार कहाँ है? बेगूसराय में। सरैया मान झील कहाँ है? बेतिया में। यहाँ कुछ समझाने का नहीं है, ये सिर्फ साधारण प्रश्न है, इसलिए मैं सिर्फ आगे बढ़ते जा रही हूँ। लक्ष्मी सागर झील कहाँ है? दरभंगा में। झील किसे कहते हैं? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और पहला प्रश्न यहाँ यही होना चाहिए था, झील किसे कहते हैं? तो जल भरे विशाल गड्ढे को झील के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपका, झील का निर्माण कैसे होता है? तो वर्षा के जल के जमाव से, या फिर हिमानियों में हिम चादरों के पिघलने से। हिमानी जो है जहाँ पर आपका बर्फ़ जमा रहता है, उसके पिघलने के कारण से झील का निर्माण होता है। और इसे प्राकृतिक कारण भी कहते हैं। अगर आपसे इस तरह कहा जाए कि किन प्राकृतिक कारणों से झील का निर्माण होता है, तो ये आपका हो गया चादरों का पिघलना, हिमानियों का पिघलना, वर्षा का जल, ये सभी प्रकार, यानी कि झील का निर्माण जो है प्राकृतिक कारणों से ही झील का निर्माण होता है। मुख्यतः आपको पूछा जाएगा तो ये प्राकृतिक कारणों से ही झील निर्मित होते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका, धसान घाटी झील की अधिकतम संख्या कहाँ है? धसान घाटी झील, तो हम थोड़ा सा यहाँ पे समझेंगे कि धसान घाटी क्या है। तो धसान घाटी जब जल जमाव होता है तब इस प्रकार का झील बन जाता है। धसान घाटी में जो घाटी धसी हुई होती है और वहाँ पर अगर जल जमा हो जाता है तो उसको हम लोग धसान घाटी झील कहते हैं। और इस प्रकार के झील जो है, अधिकतम झील अफ्रीका में है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ध्यान में रखना है। और उसके बाद आपका अगला है, विक्टोरिया, रुडोल्फ और न्यासा झील कहाँ पाए जाते हैं? तो ये सभी अफ्रीका में। तो ये दोनों प्रश्न आपको ध्यान में रखना है। इस झील का नाम जैसे विक्टोरिया, रुडोल्फ, न्यासा है, इसको धसान घाटी के झील के नाम से भी आपको पूछा जा सकता है। ये किस प्रकार के झील हैं? क्योंकि गोखुर झील, क्रेटर झील, लैगून झील, अवरोधक झील, हिमानी झील, धसान घाटी झील, कई प्रकार के झील आपको समझने हैं, इसीलिए आपको ये ध्यान में रखना होगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे, भारत में किस बांध के द्वारा धसान घाटी में कृत्रिम झील बनाया गया है? कृत्रिम और प्राकृतिक आप ये पढ़ चुके हैं कई बार। तो ये जो है कहता है कि भारत के किस बांध द्वारा धसान घाटी में कृत्रिम झील बनाए गए हैं? तो ये है आपका तिलैया बांध, इसके द्वारा ही कृत्रिम झील बनाए गए हैं। उसके बाद आपका आ जाता है गोखुर झील। तो गोखुर झील किसे कहते हैं, इसको समझ लेते हैं। तो आप जिस प्रकार यहाँ देख रहे हैं गोखुर, यानी गौ के खूर के समान जिस प्रकार जिस झीलों का आकार हो, इस तरह से गाय का जिस प्रकार से खूर रहता है, इस प्रकार से जिस झील का आकार हो उसको गौखुर कहेंगे। और नदियों में जब अवसाद की मात्रा बढ़ जाती है, अवसाद आप समझते हैं जो भी पदार्थ को नदियाँ बहा कर लाती है, तो जब उसकी मात्रा बढ़ जाती है या फिर भूमि की ढाल कम हो जाती है और नदियों के मार्ग में विसर्पण पैदा हो जाता है। जब ढाल कम हो जाती है तो नदियों के मार्ग में इस प्रकार से विसर्पण पैदा हो जाता है, जिधर उसको ढाल नज़र आता है पानी को, वो उसी आकार में बढ़ने लगता है। तो यहाँ से ये चली, इधर अब ढाल कम है, इधर ढाल दिख रहा है, पानी इधर मुड़ जाती है। फिर इधर ऊंचा अधिक है, इधर ढाल दिखता है, पानी इधर में मुड़ जाती है। इस प्रकार इसको विसर्पित आकार कहेंगे, यानी सांप के आकार का। और जब पानी के मार्ग में विसर्पण पैदा होने लगता है और जब विसर्पित भाग मुख्य धारा से कटकर, अब मुख्य धारा यहाँ है और ये विसर्पित भाग ये है, यहाँ से कटकर अगर एक साइड में हो जाता है और इसका आकार जो है इसी प्रकार गाय के खूर की तरह हो जाता है, तो फिर इसे ही हम लोग गोखुर झील कहते हैं। और इसी प्रकार से गोखुर झील का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर बिहार में गोखुर झील कहाँ है? जिस प्रश्न को बिहार के नाम से जोड़ा है उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। तो ये बेतिया में है। सरैया मान और बेगूसराय का जो कांवर झील है ये गोखुर झील है। और क्रेटर झील कहाँ है? तो बोलीविया में टिटिकाका झील और टर्की में बॉन झील, ये सब इन दोनों झील को हम लोग क्रेटर झील कहते हैं। भारत में लैगून झील के नाम से किस झील को जाना जाता है? तो चिल्का और पुलिकत झील जो है भारत में, इसको लैगून झील के नाम से जाना जाता है।
नदियों में चट्टानों के गिरने से किस प्रकार के झील का निर्माण होता है? ये बिल्कुल महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने की संभावना होती है। नदियों में चट्टानों के गिरने से अवरोधक झील का निर्माण होता है। अवरोधक यानी कि जो रोक देता है किसी भी चीज़ को। तो आप समझ सकते हैं नदियों में जब चट्टान गिर जाता है तो वो अवरोधक का कार्य करता है, इसीलिए उसे अवरोधक झील कहते हैं। एक प्रकार से कहीं चट्टान गिरा और किसी प्रकार से वहाँ पर एक गड्ढे जैसा निर्मित हो गया, नदियों से थोड़ा कट के अलग दिखने वाला, तो उसे ही हम लोग अवरोधक झील कहते हैं। अगला प्रश्न है, हिमानी झील किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो हिमालय क्षेत्र में स्वाभाविक है। हिमानी झील हिमालय क्षेत्र में नैनीताल, भीमताल, सातताल किस झील के उदाहरण है? ये सभी हिमानी झील के उदाहरण हैं। भारत में मीठे पानी का सबसे बड़ी झील कौन सा है? तो ये जो वूलर झील है जो कि जम्मू कश्मीर में है, वूलर झील मीठे पानी का उदाहरण है। और भांगड़ा नांगल परियोजना के विकास में किस झील का निर्माण हुआ है? भांगड़ा नांगल परियोजना जो है इसके विकास में गोविंद सागर झील का निर्माण हुआ है। ये प्रश्न भी अति महत्वपूर्ण है। और लोकतक एवं बड़ियानी किस प्रकार के झील हैं? तो ये मीठे पानी का झील है। ये दोनों नाम आपको याद रखना है। सांभर झील किस प्रकार के झील हैं? तो ये राजस्थान में ये झील है और ये लवण युक्त झील है, जिसे कि मृत सागर झील कह के भी पूछा जाता है। खारे पानी के झील किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो आपको ये समझना है कि खारे पानी के झील यानी जहाँ प्राकृतिक रूप से अधिकतम पानी का स्रोत नहीं है, वहाँ पर खारे झील का निर्माण हो जाता है। तो ये हो गया आपका मरुस्थलीय यानी कि अर्ध शुष्क क्षेत्र। अगला जो आपका जलवायु है ये भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको भी आपको समझना है ध्यान से। मैं प्रयास करूँगी बोर्ड पर समझाने का। कई ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने इस अध्याय को भी बोर्ड में समझाने को कहा था, लेकिन मेरा मानना है कि इस अध्याय को मैंने कॉपी में ही सही ढंग से बताया है। आगे बढ़ते हैं। ठंडे प्रदेशों तथा पर्वतीय क्षेत्रों में या पर्वतीय प्रदेशों में किस प्रकार के झील होते हैं? तो ठंडे प्रदेश या पर्वतीय प्रदेश में मीठे पानी का झील होता है। और नदियों के बहाव को संतुलित कौन रखती है? तो ये झील ही नदियों के बहाव को संतुलित रखती है। अब हम समझेंगे किस प्रकार से। तो नदी का बहाव तेज है, लेकिन कहीं कहीं बीच बीच में झील का निर्माण होते रहता है, या फिर कुछ पानी जो है कटकर नदियों से झील में प्रवेश करती है। तो इस प्रकार नदियों का बहाव संतुलित होता है। नहीं तो अगर नदियों का बहाव असंतुलित हो जाएगा तो आप समझ सकते हैं किस तरह से विनाशकारी आपदा आएगी, किस प्रकार से बाढ़ आएगा। तो ये जो झील है कहीं ना कहीं नदियों के बहाव को संतुलित बनाए रखती है, यह संतुलित बनाए रखने का काम करती है। अगला प्रश्न है आपका, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सभ्यता का विकास किस घाटी में हुआ था? ये जो नदी, कोई भी सभ्यता है वो किसी भी नदी के घाटी में ही उसका विकास हुआ है। जिस तरह के आप पढ़ रहे हैं तो सिंधु की नदी के घाटी में जिस सभ्यता का विकास हुआ है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, जो कि आपने इतिहास में पढ़ा है। और नदी के बारे में कहा गया है कि ये सभ्यता की जननी है। और नदी जो है किसी न किसी रूप में इसको प्राचीन काल से ही जाना जाता है। चाहे चीन देश है तो आप समझ सकते हैं वो हुआंग हो की घाटी में यानी कि नील नदी की घाटी में मिस्र सभ्यता का विकास हुआ है। चीन सभ्यता का, क्योंकि चीन के लोगों का जो रूप रंग है, जो बोलचाल में भाषा आप देख रहे हैं, तो अलग अलग नदियों की घाटी में अलग अलग सभ्यताओं के विकास के कारण मानव के समाज में यानी कि मानव सभ्यता में भी परिवर्तन है। मानव जीने की कला में भी बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। और कोई भी जीव जंतु है, वृक्ष है, किसी का भी विकास आप देखेंगे अलग अलग घाटी में उसका विकास होने, उसके जन्म होने के कारण जो है उसकी शाखाओं में, उसके रूप रंग में, हर चीज़ में अंतर पाया जाता है। उसके विकास की प्रक्रिया में हर चीज़ में अलग अलग घाटियों में उसके अवतरण के कारण, तो इसको ध्यान में रखना है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद आपका है हुआंग हो की घाटी में किस सभ्यता का विकास हुआ था? तो चीन की सभ्यता का विकास हुआ था हुआंग हो की घाटी में। नील नदी की घाटी में किस सभ्यता का विकास हुआ था? मिस्र की सभ्यता का विकास हुआ था नील की घाटी में। ये सभी सभ्यता आपने इतिहास में पढ़ा है। और प्रागैतिहासिक मानव संस्कृति की खोज का प्रथम श्रेय किसे मिला है? तो प्रथम श्रेय की जब बात आती है तो प्रथम श्रेय आपका है, ये फ्रांस के थे बॉचर द परथेस, इनको ये श्रेय मिला है। इन्होंने ही विभिन्न प्रमाणों के अध्ययन के बाद पेरिस के सीन नदी यानी कि सीन नदी पेरिस में है और उस नदी को भी सभ्यता का एक केंद्र बताया था कि पेरिस में जो सीन नदी है उसकी घाटी में भी किसी प्रकार की सभ्यता का विकास हुआ है। ये किन्होंने बताया था? तो ये फ्रांस के जो वाचर द परथेस थे। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रकार से अकेला अगर इस प्रश्न को पूछा जाएगा तो कहीं से नहीं लगेगा कि ये ज्योग्राफी का प्रश्न है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और अगला प्रश्न आपका है, पेरिस के सीन नदी को सभ्यता का केंद्र किसने बताया? तो ये वाचर द परथेस है। लेकिन यहाँ पर आपको ये देखना है
कि सीन नदी कहाँ है, तो पेरिस में है। एक प्रश्न को कई तरीके से देखना है। अगर आपने मेरे पीछे के सारे वीडियो को देखा है, कम से कम 10-15 वीडियो को भी देख लिया है, तो फिर आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा किस तरह से आप एक प्रश्न से कई प्रश्न निकाल सकते हैं। अगला आपका प्रश्न है, डॉक्टर मित्रा ने मानव की उत्पत्ति का केंद्र किसे बताया है? तो ये है आपका शिवालिक के दक्षिण हिमानी के पिघलने से जो निर्मित घाटी तैयार हुई है, यानी शिवालिक के दक्षिण हिमानी में, शिवालिक जो आपका है यहाँ जम्मू कश्मीर के नीचे जो आपका है हिमानी से शिवालिक, हिमानी इसके दक्षिण में जो हिमानी पिघलने से जिस घाटी का निर्माण हुआ है, उसी को मानव की उत्पत्ति का केंद्र डॉक्टर मित्रा ने बताया है। और उसके बाद ये भी प्रश्न उतना ही महत्वपूर्ण है, यानी कि जिस प्रकार से मैं जितना ऑब्जेक्टिव प्रश्न निकाल रही हूँ ये सारे आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। भारत का सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? तो ये पटना स्थित जो गांधी सेतु है 7 किलोमीटर का है, ये सबसे भारत का लंबा सड़क पुल है। गांधी सेतु का निर्माण कब हुआ था? तो गांधी सेतु का निर्माण जो है आपका 1984 ईस्वी में हुआ था। और इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है गांधी सेतु किस नदी पर है। इस प्रश्न का आप लोगों में से कई ऐसे कैंडिडेट हैं जो प्रश्नों का उत्तर देते हैं, जिससे कि हमें भी फिर आगे क्लास लेने में मन लगता है। तो आप लोग जरूर इसका जवाब दीजिएगा। बढ़ते हैं आगे का प्रश्न है, आज जल संसाधन का उपयोग किस प्रकार की फसलों के लिए हो रहा है? तो आर्द्र कृषि फसलों के लिए जल संसाधन का उपयोग हो रहा है। महत्वपूर्ण प्रश्न, वो कौन सी झील है जिसे बड़े आकार के होने के कारण सागर भी कहा जाता है? तो ये आपका 3 झील है, कैप्सियन सागर, मृत सागर, अरल सागर। ये तीनों झील हैं, लेकिन चूंकि ये तीनों झील इतने ही बड़े आकार के हैं कि इसे सागर भी कहा जाता है। इससे इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सबसे बड़ा झील निम्नलिखित में से कौन सा है? 3 दे दिया जाएगा, एक कोई अलग दे दिया जाएगा। तो ये सब तो आपको याद करना पड़ेगा। अगला प्रश्न है आपका, किन किन वर्षों में कोसी नदी में बाढ़ आने के कारण बिहार राज्य को अपार क्षति हुई थी? जो कि नेपाल से ये नदी चलती है और इस नदी के दोनों तट पर ही बांध बने हुए हैं। इसको हमने विस्तृत पिछले क्लास में बताया है। तो ये 1987, 2004, 2007 और 2008। अगला प्रश्न है आपका, पर्यावरणीय दृष्टि से किसी राष्ट्र के कुल भूभाग का, पर्यावरणीय दृष्टि से किसी राष्ट्र के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत वनाच्छादित होना चाहिए? यानी किसी भी राष्ट्र का कितना प्रतिशत सिर्फ वन से भरा हुआ होना चाहिए? क्योंकि वन में पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं जो कि वर्षा को हमारी तरफ आकर्षित करते हैं। इसी पेड़ पौधे से हमें ऑक्सीजन प्राप्त होता है, शुद्ध हवा प्राप्त होती है। तो किसी भी राष्ट्र का जितना भी भूभाग है उसका 33% भाग होना चाहिए वनों के लिए। ये महत्वपूर्ण है। उसके बाद अगला जो प्रश्न है ये इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है कि वर्तमान समय में भारत का कितना प्रतिशत भाग वनाच्छादित है, यानी वन से भरा हुआ है? तो सिर्फ और सिर्फ 19.25% यानी 19.25%, जबकि 33% होना चाहिए। आगे है आपका, नदियों में कितने प्रतिशत जल का संधारण मानसूनी वर्षा और हिमालयी क्षेत्र में हिम के पिघलने से होता है? यानी नदियों में जो जल बढ़ता है उसका कितना प्रतिशत जल जो है नदियों का मानसूनी वर्षा और हिमालयी क्षेत्र में जो बर्फ़ पिघलते हैं उसके कारण होता है? तो 90% जल जो है मानसूनी वर्षा और हिमालय में हिम के पिघलने से होता है। अगला प्रश्न है आपका, भारत सरकार ने गंगा कार्य परियोजना को कब प्रारंभ किया था? तो 1985 ईस्वी में प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है आपका, भारत सरकार ने गंगा कार्य परियोजना को कब बंद कर दिया था? तो 31 मार्च 2000 को भारत सरकार ने बंद कर दिया था। और कब आरंभ किया था ये आपने देखा, तो आपको दोनों डेट याद रखना है कि भारत सरकार ने ये परियोजना कब शुरू किया था। तो गंगा कार्य परियोजना 1985 ईस्वी में प्रारंभ किया था और 31 मार्च 2000 को बंद कर दिया था। और इसमें जो है कुछ सुझाव प्रस्तावित किया गया था और उस सुझाव के साथ इसको फिर से जो है देश के प्रमुख प्रदूषित नदियों में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना अंतर्गत लागू किया गया था फिर से इसको। तो ये महत्वपूर्ण क्या है कि राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना अंतर्गत कितने राज्यों के कितने नदियों के किनारे, कितने राज्यों, भारत की बात हो रही है, भारत में कितने राज्यों के कितने नदियों के किनारे बसे कितने नगरों को शामिल किया गया? 16 राज्यों के 27 नदियों के किनारे बसे 152 नगरों को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत कितने जिलों को प्रदूषण कम करने का प्रयास किया जा रहा है? कितने जिलों में प्रदूषण कम करने का प्रयास किया जा रहा है? ये 57 जिलों में। और प्रदूषण कम करने के लिए कितनी योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है? 215 योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है, लेकिन अभी तक में 69 योजनाएं बस पूरी हुई है। तो ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इस योजना के अंतर्गत यानी प्रदूषण जो नदियों के प्रदूषण कम करने की जो योजना
बनाई गई है 215 योजना। इस नदियों के प्रदूषण कम करने में कितने झीलों को शामिल किया गया है? तो इस योजना के अंतर्गत किन 2 झीलों को भी शामिल किया गया है? तो 2 झील है, एक पवई जो कि महाराष्ट्र में है, दूसरा तमिलनाडु में ऊटी झील है। और वर्तमान में किन किन नदियों पर इस तरह के संरक्षण कार्यक्रम चल रहे हैं? तो यह है गंगा नदी, यमुना नदी, गोमती नदी और अनेक नदियाँ इसके साथ। तो 3 नदी का नाम आपको दिखाया गया है। ये तीनों महत्वपूर्ण नदी का नाम आपको याद रखना है। इसके बाद आपका प्रश्न है नदियों के जल का स्रोत क्या है? तो वर्षा, हिमपात, हिमानी ये सभी नदियों के जल का स्रोत है। किस कारण अम्ल वर्षा होती है? जल में घुले रासायनिक अपशिष्ट पदार्थ के कारण अम्ल वर्षा होती है। और कृषि भूमि का कितना प्रतिशत भूभाग जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है? ये भी महत्वपूर्ण है। कृषि भूमि का कितना प्रतिशत भूभाग? तो 40% भूभाग जो कि कृषि भूमि का है ये जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है। और जलोढ़ मिट्टी की प्रचुरता किस किस क्षेत्र में है? तो गंगा मैदान कहिए, क्योंकि यही मिट्टी के निक्षेपण से ही मैदान का निर्माण होता है। तो ये हो गया आपका गंगा, सिंधु, गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा एवं मैदानी क्षेत्र में जलोढ़ की प्रचुरता है। उसके बाद अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका उत्तर बिहार की कौन कौन सी नदियां प्रतिवर्ष बड़ी मात्रा में जलोढ़ का निक्षेप करती है? तो ये है आपका कोसी नदी, गंडक नदी और बागमती नदी। ये सभी नदियां प्रतिवर्ष बड़ी मात्रा में जलोढ़ का निक्षेप करती है, जिससे मिट्टी में जो है उर्वरता बनी हुई रहती है और अच्छी खेती होती है। भांगड़ा नांगल किस नदी की एक परियोजना है? सतलुज नदी की एक परियोजना है। कौन सी नदी 1200 मेगावाट विद्युत उत्पादन के साथ लगभग 20 लाख हेक्टेयर भूभाग को सिंचित करता है? इसका जवाब आपको देना है। और टिहरी परियोजना का विकास कहाँ हुआ है? भागीरथी नदी पर। अगला प्रश्न है कौन सी परियोजना 2400 मेगावाट विद्युत उत्पादन करती है? इसका भी जवाब दीजिएगा। बिहार में कौन सी परियोजना पूर्ण हुई है? सोन परियोजना, क्योंकि परियोजनाएं तो बहुत बनी थी जिस तरह की अभी आपने देखा, लेकिन ये सोन परियोजना ही एक ऐसी परियोजना है जो कि पूर्ण हुई है। परियोजनाएं जो है अनेकों प्रस्तावित हुई है, लेकिन सोन परियोजना को छोड़कर सभी परियोजनाएं अभी निर्माणाधीन है। और किन्होंने नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था? पंडित नेहरू ने, जो कि प्रथम प्रधानमंत्री थे। इन्होंने नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। अति महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। एशिया की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? ये टिहरी परियोजना है और ये एशिया की सबसे बड़ी है और विश्व की 5वीं सबसे बड़ी परियोजना है। तो इसको भी आपको याद रखना है। और अगला प्रश्न है कौन सी घाटी कोयला निक्षेप के लिए विश्व विख्यात है? तो ये दामोदर घाटी क्षेत्र है जो कि कोयला निक्षेप के लिए विश्व विख्यात है। और आखिरी प्रश्न आपका है मानव सभ्यता के विनाश का वातावरण कौन बनाता है? तो ये नदी एवं झील के जल का प्रदूषित होना। अभी जिस तरह आपने शुरू में समझा कि किस प्रकार जो है नदी हमारे लिए लाभदायक है, किसी भी नदी के घाटी में ही किसी भी प्रकार की सभ्यता का विकास हुआ है, चाहे वो सिंधु सभ्यता हो, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु नदी की घाटी में हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो सभ्यता, मिस्र की घाटी में आपका नील की घाटी में मिस्र सभ्यता। तो जिस प्रकार नदी से हमें कितनी चीज़ों की प्राप्ति होती है, वो हमें उपजाऊ मिट्टी देती है, एक अच्छे मैदान देती है और जीवाश्म खनिज तेल के स्रोत सब हर तरह की घाटी है, जिस प्रकार आपने पहले भी समझा है उसको जाना है। और नदी घाटी क्षेत्र जो है खनिज जैसे कि लौह अयस्क, सोना, इन सभी के लिए भी विश्व विख्यात है। यानी कि हर तरह से नदी और नदी की घाटी हमारे लिए लाभदायक है, लेकिन मनुष्य उसको इतना प्रदूषित कर रहे हैं कि उस प्रदूषण के कारण जो है मानव सभ्यता का नाश होने लगा है नदी और झील में जल के प्रदूषित होने से। और इसका कारण भी जो है वो मानव ही है, मनुष्य ही है। क्योंकि आप जो नदी का जल जो प्रदूषित हो रहा है वो क्यों हो रहा है? क्योंकि उसी जल में आप देखेंगे अभी जिस प्रकार रासायनिक कचरे आपको उस जल में मिलेंगे, ठोस अपसाद मिलेंगे, जलीय जीवों को जैसे कि कुछ जानवर वगैरह मर जाते हैं तो उसको इसी तरह पानी में फेंक दिया जाता है। और वनों की भी जो अंधाधुंध कटाई है, इससे भी वन जो वृक्ष होता है वो मिट्टी को अपने जड़ में बांधे रखता है और उसके नदियाँ उसका अपरदन नहीं कर पाती है। लेकिन जब पेड़ ही कट जाएंगे तो फिर मृदा का भी अपरदन तेज़ी से होने लगेगा और जिससे कि नदियाँ जो है वो तीव्र गति से उसको बहाते हुए लेकर चली जाएगी। तो ये सब कारण है मानव सभ्यता के विनाश का भी। तो ये सभी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न थे और इसके साथ ही आपका ये अध्याय कंप्लीट हो गया है। आशा करते हैं आपको इस अध्याय से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आपके प्रश्नावली में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसको लेकर हम स्पेशल किसी एक वीडियो में आएंगे, एक क्लास में ही 3, 4, 5 एक्सरसाइज का ऑब्जेक्टिव करवा देंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम आपसे अपने अगले क्लास में
एक अन्य टॉपिक को लेकर बने रहिए आप इस चैनल के साथ। वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपके लिए बिल्कुल उपयोगी सारे क्लास आते रहते हैं इस चैनल पर। मिलते हैं हम आपसे अपने अगले वीडियो में।